नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आज जो सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्शंस है सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 21A। इसका हेडिंग है कंसिक्वेंसेस ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट। इस कानून में अगर आप शादी करोगे तो इसका रिजल्ट क्या क्या है, कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम क्या क्या चीज़ का है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सेक्शन 19 है वो बोलता है इफेक्ट ऑफ मैरिज ऑन मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली। इफेक्ट ऑफ मैरिज ऑन मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली, तो मतलब ये मोरलेस हिंदू के ऊपर में ये अप्लाई होता है। तो इसमें ये है कि अगर कोई हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई सिख हो या कोई जैन, अगर उसकी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली का कोई भी मेंबर अगर इस एक्ट के अंदर शादी करता है, शादी रजिस्टर्ड करवाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपने जॉइंट फैमिली से अलग हो गया है। ये सेक्शन 19। ठीक है, तो कोई भी मेंबर एक जॉइंट फैमिली का जो कि हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो या जैन हो, वो अगर इस एक्ट के अंदर में या तो शादी करता है या कोई भी शादी को रजिस्टर्ड करवाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपनी जॉइंट फैमिली से अलग हो गया, सीवियर। सेक्शन 20 जो है वो है राइट्स एंड डिसेबिलिटीज नॉट अफेक्टेड बाय एक्ट। राइट्स एंड डिसेबिलिटीज नॉट अफेक्टेड बाय एक्ट, तो इसमें ये है कि सेक्शन 19 में जो हम लोग पढ़े कि उसको मान लिया जाएगा कि वो जॉइंट फैमिली से अलग हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉपर्टी, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो उसमें ये बोला गया है, सेक्शन 20 ये बोलता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इस केस में जो कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट है 1850 का, 21 ऑफ 1850, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, 21 ऑफ 1850 का जो है वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब 19 बोलता है कि वो जॉइंट फैमिली का है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो अलग हो गया है जॉइंट फैमिली से, लेकिन प्रॉपर्टी में उसका अधिकार में कोई फर्क नहीं आएगा, उसके सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर में उसका कोई फर्क नहीं आएगा। उसके ऊपर जो एक्ट अप्लाई होगा वो होगा, मतलब जो प्रोविजंस है प्रॉपर्टी को लेकर के जो कि कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 में बताया गया है वो अप्लाई। ठीक है, अब आओ सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 क्या बोलता है? सक्सेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीज मैरिड अंडर द एक्ट। अब इस प्रॉपर्टी का सक्सेशन को लेकर के बात है, तो इसमें यह बोला गया है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 39 ऑफ 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट 39 ऑफ 1925, 1925 में ये एक्ट आया था और 1925 का बिल नंबर 39 था। ठीक है ना, तो ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे प्रॉपर्टीज को लेकर। जो लोग इस एक्ट के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनके बच्चों की जो प्रॉपर्टी होगी वो चीज़ों को लेकर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 गवर्न करेगा। ठीक है, और इसका एक है कि चैप्टर 3 का पार्ट 5 जो है वो बस अप्लाई नहीं होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट का चैप्टर 3 का पार्ट 5 वो बस अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब अप्लाई होंगे। अब इसका एक सबसेक्शन है 21A। 21A क्या बोलता है कि एक पार्टी हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन है और जिससे वो शादी करता है, मतलब दूसरा पार्टी भी हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट है, तो जो ऊपर का जो सेक्शन 19 है वो अप्लाई नहीं होगा और सेक्शन जो 21 है वो भी अप्लाई नहीं। ये 21A बोलता है। 21A क्या बोलता है? अगर दो हिंदू, दो सिख, दो जैन, दो बुद्धिस्ट या इन्हीं में से किसी आपस में अगर शादी होती है तो सेक्शन 19 भी अप्लाई नहीं होगा,
सेक्शन 21 भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 20 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब जो आपका एक्ट था ये वाला कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड का था वो अप्लाई होगा, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो यही है आपका, ये थोड़ा सा कम्बरसम है। हम लोग जब हिंदू लॉ पढ़ेंगे, इंडियन सक्सेशन एक्ट वगैरह पढ़ेंगे और क्लियर है। तो थोड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि एक समय में बोलता है कि वो एक्ट अप्लाई होगा, एक समय में बोलता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। तो ये इस एक्ट में यही है, सीखने के लिए पूरा कंप्लीट एक्ट का पूरा आइडिया होना पड़ेगा, उसके साथ वाले एक्ट का पूरा आइडिया होना पड़ेगा, फिर ही हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या बोलता है। बेयर एक्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो समझने में, इंटरप्रिटेशन में ही थोड़ी दिक्कतें। तो खैर जो भी है हम लोग पढ़ते पढ़ते सब समझ जाएंगे। तो यही एक्ट है, सेक्शन 3, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 21A। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।